कहानी की शुरुआत होती है एक 26 साल के एम्प्लॉय योशिदा से, जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। और वो उसकी सीनियर आईडी उसका थैंक्स कहती है इस डिनर के लिए। अब यहाँ योशिदा हिम्मत करके उससे कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और उसकी फूटी किस्मत आईडी कहती है माफ करना पर मैं किसी और के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। अब योशिदा रिजेक्ट होने के बाद अपने दोस्त के पास आके फ्रस्ट्रेशन में पी रहा होता है कि आईडी ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसका दोस्त टाइम देखता है और कहता है बहुत हुआ भाई, अब तुझे घर जाना चाहिए। योशिदा कहता है ठीक है भाई, अब तू भी अब जाने को कह ही रहा है तो ठीक है फिर। वो सड़कों पे चले जा रहा होता है बड़बड़ाते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तभी वो अपने आंखों पे जोर डालता है तो उसे गली में लाइट के नीचे एक टीनेज लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास आके पूछता है, ओए इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। वो लड़की सायु कहती है अभी कोई ट्रेन नहीं है। योशिदा पूछता है तो क्या रात भर यहीं बैठे रहना है। सायु उठती है और स्माइल करते हुए कहती है ठीक है फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो मिस्टर, क्योंकि मेरे पास कहीं और रुकने का कोई जरिया नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं रेंट देने के लिए। योशिदा कहता है तो क्या मैं ऐसे ही किसी को अपने घर फ्री में रहने दूं। सायु कहती है इसके बदले तुम जो मर्जी वो कर सकते हो मेरे साथ। योशिदा सोचता है कि क्या आजकल की टीनेजर्स की सोच ऐसी हो गई है। फिर वो कहता है कि मैं एक बच्ची से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सायु कहती है तो फिर मुझे फ्री में रहने दो। योशिदा का घर पूरा गंदा फैला हुआ था। सायु कहती है तो क्या तुम ऐसे ही रहते हो। योशिदा कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और सोचता है कल सुबह सुबह ही इस लड़की को बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सोने जाता है और सायु उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है और कहती है कि मुझे रखने के बदले ऑफर अब भी ओपन है। और योशिदा कहता है कि मैंने कहा ना मुझे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। सायु कहती है तो क्या और कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। योशिदा बड़बड़ाते हुए सो जाता है। सूप, मीसो सूप। अगले दिन योशिदा हड़बड़ाई में उठता है कि अरे आज फिर से ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो संडे है। उसे कुछ पकने की महक आती है। तभी सायु उसे आके कहती है गुड मॉर्निंग, और योशिदा घबराते हुए पूछता है तुम कौन हो। सायु कहती है एक टीनेजर। योशिदा कहता है वही तो, एक स्कूल गर्ल मेरे घर में क्या कर रही है। सायु कहती है तुम ही तो कल रात लाए हो। योशिदा को हैंगओवर की वजह से कुछ याद नहीं आता। फिर वो पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। सायु उसे घूर रही होती है और योशिदा के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, नहीं मैंने कोशिश की थी पर तुम मना करके सो गए। और योशिदा को पहली बार खुद पे प्राउड फील हुआ। फिर सायु उसके सामने मिसो सूप ला के देती है। योशिदा कहता है तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर आके उसके लिए सूप नहीं बना सकती। सायु कहती है पर ये बनाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था मिस्टर। योशिदा कहता है कि मुझे ऐसे बुलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। सायु पूछती है क्या सही में तुम्हें कल रात की बात याद नहीं। फिर योशिदा चीजें याद करने लगता है और कहता है हाँ याद आया, तो तुम वही स्ट्रीट लाइट वाली लड़की हो। फिर सायु उससे उसका नाम पूछती है और कहती है अब योशिदा की तरह इस सूप को पियो। योशिदा कहता है मेरे बॉस जैसे बात करना बंद करो, और फिर वो मिसो सूप ट्राई करता है जो काफी बढ़िया बनी थी। सायु कहती है तुम चाहते थे ना कि ये आईडी तुम्हारे लिए बनाए। योशिदा सुन के शौक था कि तुम आईडी के बारे में कैसे जानती हो। सायु कहती है क्योंकि तुम सपने में उसका नाम ले रहे थे। योशिदा कहता है तुम मुझे अच्छा लगने के लिए ये सब करना बंद करो। तभी सायु फिर से खुद को अनड्रेस करने लगती है और पूछती है कि क्या आईडी के कप साइज मेरे से भी ज्यादा हैं। योशिदा आईडी को सोचने लगता है और कहता है कि हाँ उसके एफ साइज के होंगे शायद। सायु कहती है एफ साइज तो मेरे हैं, उसके फिर जी या एच होंगे। योशिदा कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, आखिर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो। सायु कहती है कि और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले ऐसे हो जो मुझे अपने घर में रखने के बदले ये सब नहीं चाह रहे। योशिदा फिर उसे पकड़ के पूछता है तुम्हारा नाम क्या है लड़की। सायु उसे अपना नाम बताती है और फिर उसे स्टूडेंट आईडी भी दिखाती है, और योशिदा देखता है कि ये तो होकाइडो से है जो यहाँ से काफी दूर पे है। फिर उसे सायु बताती है कि वो 6 महीने पहले घर से भागी थी और अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। योशिदा कहता है और अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ तो तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी। सायु कहती है फिर मैं किसी और के घर रुकने के लिए पूछूंगी। योशिदा कहता है कि ये सब करने से अच्छा तुम जॉब क्यों नहीं करती। सायु कहती है इतनी महंगाई में मैं जॉब करके रेंट देने के साथ साथ चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगी। योशिदा फिर खड़ा होता है और कहता है फिर तो तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम किसी और को सेड्यूस करके उसके पास रहने लगोगी। तुम्हारा यहाँ पे काम रहेगा घर को साफ सुथरा रखना। और मन ही मन सोच रहा होता है कि इसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। सायु कहती है साफ सुथरा रखना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए रख रहे हो।
योशिदा कहता है कि हाँ, तब तक जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती। और एक बात, आगे से अगर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी की तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सायु कहती है ठीक है। और यहीं से एक टीनेजर और 26 साल के आदमी की जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन ऑफिस आके वो सायु के बारे में अपने कॉलीग हाशिमोटो को बताता है। हाशिमोटो कहता है भाई वो कोई मोम की गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया है। उसे जहां तक हो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दे, इससे पहले प्रॉब्लम में पड़ जाए तू। और घर आते समय वो हाशिमोटो की बातों को सोच रहा होता है। जब वो घर आता है तो देखता है सायु ने उसके लिए खाना बना रखा था और वो उससे कहती है वेलकम होम डैडी। योशिदा कहता है कि ये क्या बकवास था। तभी वो नोटिस करता है कि कबर्ड में उसके कपड़े आयरन किए हुए हैं और वो सोचता है कि ये घर के कामों में काफी अच्छी है। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी एस्ट्रे देखी हो। सायु उसे वो दे देती है जो भी साफ थी। फिर वो बालकनी में जाने लगता है तो सायु कहती है तुम यहाँ भी फूफू कर सकते हो। योशिदा कहता है कि तुम्हारे सामने ये ठीक नहीं है। सायु कहती है पता है तुम अच्छे हो, इससे पहले मैं जिनसे भी मिली थी वो तो मेरे सामने ही सभी तरह का नशा किया करते थे। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, बल्कि वो सभी घटिया थे। फिर वो बालकनी में आके सोच रहा होता है कि आखिर मैं उसके गार्जियन जैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले जिनके साथ भी ये रही है वो जरूर घटिया लोग ही होंगे और मैं भी कोई सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना अपने अपार्टमेंट में नहीं रहने देना चाहिए। और मैं करता भी तो क्या करता। सीन शिफ्ट होता अगली मॉर्निंग, जहाँ योशिदा उठ के सायु के दर्द को सुनता है जो फ्लोर पे सोने से उसे हो रहे थे। फिर वो ये भी देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है। वो उसे साथ लेके मॉल में आता है ताकि उसके लिए कुछ कपड़े और न्यू मैट्रेस ले सके। सायु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब का रीपे कर पाऊंगी। योशिदा कहता है कि आखिर टीनेजर्स को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ नहीं करते। तुम मेरे घर के सारे काम करती हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। घर न्यू मैट्रेस पाके सायु काफी खुश होती है और योशिदा से कहती है क्या तुम मेरे साथ इस पे सोना चाहोगे। योशिदा कहता है कि फिर से वही बात, मैंने मना किया था ना। सायु कहती है कि मैं तो सिर्फ सोने के लिए पूछ रही थी, उसमें अपने थॉट्स तुमने ऐड किए और हंसने लगती है। योशिदा कहता है कि अच्छा मजाक था, तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। अगले दिन ऑफिस में उसका कॉलीग हाशिमोटो कहता है ऑफिस में अफवाह फैली है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। ये इसलिए क्योंकि तुम ऑफिस टाइम पे आते हो, कपड़े साफ रहते हैं और घर जल्दी निकल जाते हो। घर आके योशिदा सोच रहा होता है भले ही सायु फिजिकली मेरे टाइप की नहीं है पर वो क्यूट है और रिस्पॉन्सिबल भी है। और आखिर वो अपने घर से भागकर इतनी दूर टोक्यो क्यों आई। अगले दिन ब्रेकफास्ट टाइम सायु कहती है तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, क्या तुम सेव नहीं करोगे। योशिदा कहता है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए और बढ़ने देता हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है दाढ़ी बड़ी होना बड़े होने की निशानी है। और सायु कहती है ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। फिर खाने के बाद योशिदा अपने आप को मिरर में देख के कहता है लगता है मुझे सेव कर ही लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीकेंड पे योशिदा सायु के लिए और भी चीजें मॉल से खरीद रहा होता है। वो सायु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है। सायु कहती है कि नहीं, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया था। योशिदा उससे कहता है कि तुम टीनेजर्स बिना चीजों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। फिर उसे एक फोन दिलाने के लिए कहता है पर सायु मना करती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे मॉइस्चराइजर दिला दिया है और महको तो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। उसकी स्माइल देख योशिदा सोचता है कि फिर से वही झूठी स्माइल, पता नहीं ये जेन्युइन हंसती भी होगी या नहीं। घर आके सायु पूछती है इतनी सारी बुक्स। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं इसे वीकेंड्स पे पढ़ूंगा, पर तुम भी चाहो तो पढ़ सकती हो टाइम निकाल के। सायु कहती है योशिदा तुम, तभी वो चुप हो जाती है। योशिदा कहता है क्या। सायु कहती है कुछ नहीं, छोड़ो, और हंसने लगती है। योशिदा सोचता है कि फिर से वही जबरदस्ती वाली हंसी, ऐसा कुछ फनी था भी नहीं। फिर वो कहता है कि अब ये दिखावा बंद भी करो, माना कि ये तुम्हारा घर नहीं है लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना अलाउड है, इसलिए तुम अजीब बिहेव करना बंद करो और जबरदस्ती का हंसना भी। सायु कहती है कि मैं पूछना चाह रही थी कि तुम इतना काइंड क्यों हो, तुम सबसे काइंडेस्ट पर्सन हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अजीब बिहेव करना बंद कर दूं तो मैं कर दूंगी, पर यह मेरी आदत बन गई है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। योशिदा कहता है कि तुम अपना टाइम लो। सायु कहती है कि मुझे पहले किसी ने भी इतनी फ्रीडम और चॉइस नहीं दी थी और वो तुमने दी, इसलिए मैं कोशिश करूंगी ताकि तुम भी ये कह सको कि अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिला। योशिदा उसकी बातों पे हंसता है और कहता है कि हाँ, तुम भी अच्छी हो और मैं तुमसे बेहतर खाना बनाने का उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। सायु कहती है ठीक है। अगले दिन ऑफिस में योशिदा जोर से मिशिमा को बुलाता है और उसकी प्रोजेक्ट में किए गलती के लिए डांटता है और कहता है हमें ये आज ही ठीक करना होगा। मिशिमा कहती है नहीं तो क्या होगा। योशिदा कहता है नहीं तो मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें किसी और कॉलीग के साथ काम करना पड़ेगा। मिशिमा कहती है ठीक है, मैं अब भी ठीक करके देती हूँ। उनकी ये बातें आयरी सुन रही होती है। इसके बाद मिशिमा पूरे दिन उस पर काम करती है और रात में योशिदा उसके लिए डिनर लेके आता है और कहता है हो गया खत्म। मिशिमा कहती है हाँ,
और पूछती है आजकल तुम डेली सेव करके आने लगे हो और सुना है तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली है। योशिदा कहता है कि ये झूठ है, दरअसल मुझे तो आईडी ने रिजेक्ट कर दिया। मिसिमा कहती है कोई बात नहीं। योशिदा कहता है कि मुझे तुम्हारी संतावना की जरूरत नहीं है। मिसिमा कहती है कि मैं तो बस खुद को लकी समझ रही हूँ, तो मेरे साथ पीने चलो। अब घर लेट से आने पे सायु उससे नाराज थी और सुनाने लगती है। योशिदा उससे माफी मांगता है पर तभी सायु हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। यहाँ योशिदा सोचता है कि मुझे उसे बताने का जरिया ढूंढना होगा अगर मैं लेट हुआ तो। अगले दिन वो हाशिमोटो के साथ सायु के लिए फोन चूज कर रहा था। हाशिमोटो कहता है कि तुम्हें उससे ही कलर और डिजाइन पूछ लेना चाहिए था ना। योशिदा कहता है कि वो लेने से मना कर रही थी तो वो क्यों बताती, इसलिए ये मुझे उससे बिना पूछे ही लेना है। हाशिमोटो कहता है कि तुम इतना ध्यान दे रहे हो डिजाइन और कलर पे, क्या बात है। योशिदा कहता है कि वो एक लड़की है तो उसे ऐसे फोन पसंद आएंगे। हाशिमोटो कहता है कि संभाल के रहना दोस्त, कहीं तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स ना डेवलप होने लगे। योशिदा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे बस बड़ी लड़कियां पसंद है। हाशिमोटो फिर उसे ब्लैक और व्हाइट कलर दिखाते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें सेफ खेलना चाहिए। ऑफिस में योशिदा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और बार बार टाइम देखते रहता है। हाशिमोटो कहता है कि रिलैक्स दोस्त, घड़ी तो जाना है। तभी यहाँ आईडी आती है और उससे ऑफिस के बाद मिलने के लिए कहती है और हाशिमोटो उसका मजाक बनाता है कि रिजेक्शन के बाद ही तो असल रिलेशनशिप शुरू होता है ना। इधर आईडी और योशिदा डिनर कर रहे थे जहाँ योशिदा की तो नजर ही नहीं हट रही थी और वो काफी नर्वस भी था। आईडी पूछती है नर्वस हो। योशिदा कहता है कि हाँ, जो मुझे रिजेक्ट की है वो मुझे आखिर डिनर पे क्यों इनवाइट की है। आईडी कहती है चलो एक दूसरे से सवाल जवाब का गेम खेलते हैं और दोनों को सही सही जवाब देना होगा। योशिदा कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। आईडी पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। योशिदा कहता है कि नहीं। आईडी कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानती हूँ, तुम ऑफिस में थके थके से रहते थे, घर भी देर से जाते थे, और आजकल तुम घर जल्दी निकल जाते हो, डेली सेव करके आ रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी साफ रह रहे हैं। तो क्या वो लड़की मिसिमा है। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी वैसे ही करता हूँ, और वैसे भी जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें इन सब के बारे में क्यों जानना है। आईडी कहती है क्योंकि ये मेरे लिए जानना जरूरी था। योशिदा कहता है तो क्या तुमने सिर्फ ये जानने के लिए मुझे इन्वाइट किया। आईडी कहती है हाँ, पर ठीक है, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। अब योशिदा के पास पूछने को था ही क्या, तो वो पूछता है तुम्हारे कप साइज क्या है। आईडी उसके कान के पास आके कहती है आई। अब घर जाते समय योशिदा सोच रहा था कि आईडी मुझ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। घर आके भी उसका मुंह उदास था, तो सायु कारण पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है कि मैं डिनर से आ रहा हूँ आईडी के साथ। सायु कहती है तो ये तो मजेदार होगा ना। योशिदा कहता है कि ना, बिल्कुल नहीं। फिर सायु से हक करने के लिए पूछती है और उसे अच्छा फील कराती है। फिर वो कहती है कि जाके शावर ले लो, उससे तुम्हें और अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुमसे बदबू आ रही है। योशिदा बात लेते समय सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक टीनेजर से मुझे इतना अच्छा फील होगा। इसके बाद वो मिसो सूप टेस्ट करता है और सायु को उसका लाया हुआ फोन देता है। सायु कहती है कि उसने ये क्यों खरीदा। योशिदा कहता है क्योंकि इससे मैं तुमसे बाहर कांटेक्ट कर सकूंगा। सायु उसे थैंक्स कहती है और देखती है कि उसमें एक व्हाइट कवर भी था और कहती है मुझे व्हाइट कलर पसंद है। फिर योशिदा उसे अपना फोन देता है कांटेक्ट ऐड करने, और उसे हाशिमोटो की बात याद आती है कि ऐसा ना हो कि तुम उससे प्यार करने लगो। योशिदा सोचता है कि भले ही सायु एक लड़की है पर मेरे लिए बच्ची है। तभी सायु उसे अपना फोन दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम सेव किया था योशिदा मान से, और यहाँ योशिदा को सायु के चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल देखने मिलती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ सायु की नींद खुलती है उसके डरावने पास्ट से जो उसने बाकी सभी स्ट्रेंजर्स के साथ रुकने पे फेस किया था। और फिर वो उठ के योशिदा की तरफ देखती है और सोचती है कि क्यों योशिदा ने उसके साथ बाकियों जैसा बिहेव क्यों नहीं किया। अब सुबह रेडी होकर योशिदा ऑफिस के लिए निकल जाता है और लंच टाइम पे वो मिसिमा के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ उसका एक कॉलीग आकर पूछता है, हे योशिदा, तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए बॉस को मना क्यों किया। अब मुझे जाना पड़ेगा, लग रहा है तुम गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं जा रहे हो। ये सुन मिसिमा कहती है तुम तो कह रहे थे तुम कोई रिलेशनशिप में नहीं हो। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं दरअसल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला है 2 दिन में। और फिर उसका कॉलीग वहाँ से चला जाता है। मिसिमा यहाँ योशिदा को एक किक मारते हुए कहती है, मैं गुस्सा हूँ। योशिदा पूछता है पर किस लिए। मिसिमा कहती है सभी चीजों के लिए। ऑफिस टाइम ओवर होने पे मिसिमा योशिदा को साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है। पहले तो योशिदा मना करता है, पर जब वो आईडी से टकराता है तो उसे रिजेक्ट वाली बात याद आती है, और फिर यहाँ वो मिसिमा को हाँ करता है मूवी के लिए। इधर सायु घर पे इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि वो कितनी देर योशिदा के साथ रह सकती है, क्योंकि इससे पहले वो जिन भी बंदों के साथ रही है वो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद सायु को घर से निकाल देते थे, और उसे इस बात का डर था कि योशिदा भी कहीं उसके साथ ऐसा ही ना करे। तभी यहाँ उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो घर देर से आएगा क्योंकि वो मिसिमा के साथ पास वाले थिएटर आया है।
इधर मूवी देखने के बाद दोनों मूवी की थीम पे बात कर रहे थे, जो है फेडेड एनकाउंटर, यानी वो पल जब किसी के लाइफ में किसी के आने से उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। योशिदा कहता है कि फेडेड एनकाउंटर रियलिटी में इंसान को तभी पता चलती है जब वो पर्सन जा चुका होता है। तुम्हारा क्या कहना है? फिर वो मिशिमा से पूछता है कि क्या तुमने फेडेड एनकाउंटर फील किया है? मिशिमा कहती है कि हाँ, और मैं उसे जाने नहीं दूंगी, और उसे हक कर लेती है। और ये सीन सायु थिएटर के बाहर देख लेती है और चली जाती है। इधर योशिदा पूछता है, हे ये क्या था? मिशिमा एक स्टेप पीछे लेती है और कहती है, आज के लिए थैंक्स। और फिर जाते हुए कहती है कि अगर क्या हो तुम्हारे लिए वो फेडेड एनकाउंटर मेरे साथ हो। योशिदा कहता है कि बेवकूफ़ी वाली बात मत करो और अब घर जाओ। फिर योशिदा घर जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या सायु को मुझे मिलना उसका फेडेड एनकाउंटर हो सकता है, या फिर मेरे लिए सायु का मिलना एक फेडेड एनकाउंटर है। यही सब सोचते हुए वो घर आके सायु को आवाज़ देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखता है कि सायु का फ़ोन घर पे ही है, पर सायु नहीं है। वो फिर उसे परेशान होकर इधर उधर बाहर निकल के ढूंढने लगता है। इधर सायु एक बेंच पे बैठी हुई सोच रही थी कि योशिदा का फेस एक्सप्रेशन मिशिमा के साथ वैसा क्यों था। ऐसा तो वो मेरे साथ नहीं रखता, और मैं क्यों एक ऐसी लड़की से जलन कर रही हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तभी उसी रास्ते से मिशिमा जा रही होती है, जो एक टीनेजर को इतनी रात अकेले बैठे देख उसके लिए नेक्स्ट ट्रेन तक रुक जाती है और पूछती है कि तुम घर से भागी हुई लग रही हो, क्या बात है? सायु कहती है कि मुझे लगता है किसी का काइंड होने के पीछे कुछ रीजन होता है, पर मैं जिसके साथ रहती हूँ वो बिना किसी रीजन के ही बहुत अच्छा है, और अगर मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो शायद वो मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैं भाग आई। मिशिमा कहती है कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अनकंडीशनल काइंडनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और एक ऐसे पर्सन को मैं भी जानती हूँ जो बहुत अच्छा है, और जब मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा क्यों है, मैं इसके नतीजे तक नहीं पहुँच पाती। सायु सोचती है कि क्या ये योशिदा के बारे में बात कर रही है। मिशिमा कहती है कि मुझे लगता है तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो तुम पे बिलीव करता है, तो इतना बिलीव तुम भी उस पर कर सकती हो वो बात बोलने का जो तुमने नहीं बोली है। सायु फिर खड़ी होते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, मैं घर जा रही हूँ। तभी यहाँ योशिदा आता है और सायु को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिशिमा कहती है कि लग रहा था हम दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो योशिदा से कहती है कि तुम्हें इसका फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा बाद में, अभी इसे घर ले जाओ। घर आके योशिदा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी यहाँ सायु 2 सेंटीमीटर कपड़े पहन के आ जाती है और उसे सेड्यूस करने की ट्राई करती है। योशिदा कहता है कि मैंने कहा था ना, तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सायु कहती है कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती? योशिदा कहता है कि नहीं, तुम करती हो, पर मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। सायु कहती है कि एक टीनेजर गर्ल को अपने घर में रखने के नुकसान ज्यादा हैं बदले फायदे के। योशिदा कहता है और तुमने अपनी बॉडी को लोगों को फायदा बनाना सोचा। सायु कहती है हाँ, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी वो पसंद करता है। मुझे सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगा, और तब तक जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल गया, और लास्ट में मैं हमेशा निकाली गई। और तुम मुझे यहाँ क्यों रहने दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं इसके बदले में, और मुझे भी इसी बात का डर रहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम मुझे नहीं निकालो। इसलिए मुझे अपनी बोझ मत बनाओ और फ्रीली सेटिस्फाइड हो लो। योशिदा उसे हक करते हुए कहता है कि नहीं सायु, तुम बहुत क्यूट हो, अच्छी हो, सब काम करती हो, ऑसम हो, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता। रही बात तुम्हारा यहाँ रहने की, तो तुम मेरे लिए जितना करती हो उतना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम समझ गई हो तो जाओ और कपड़े डाल के आओ। इसके बाद योशिदा कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी प्रेजेंस ने मुझे चेंज कर दिया है। मैं ऑफिस से जल्दी आने लगा हूँ, मेरे साथ कोई खाना खाने वाला होता है, मुझे तुम्हारी केयर होती है, और ये सभी चीजें इस घर को अच्छा बनाती हैं। इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रही हो यहाँ रह करके, तो प्लीज जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती यहीं रहो। उसकी बातें सुन सायु इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा? योशिदा कहता है कि हाँ, मुझे और एक्स्ट्रा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ से ये सही में साथ रहना शुरू करते हैं बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। अगले दिन सायु योशिदा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी जॉब की परमिशन दो। योशिदा कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, तो क्या तुमने कोई जगह देखी है या मैं पता करूँ? सायु कहती है पास में ही कंफर्ट नाम की शॉप है जो मुझे इजी भी पड़ेगा। योशिदा कहता है ठीक है, इससे तुम अपने एज के दोस्त भी बना पाओगी। जॉब पे पहले दिन उसे एक लड़की सब कुछ समझा रही होती है, और सायु उसे जी मैम करके आंसर दे रही होती है। वो लड़की कहती है मुझे एम्बेरस मत करो, हम सेम एज ग्रुप के ही तो हैं, तुम मुझे असामी बुलाओ। घर जाते समय असामी पूछती है तुम कहाँ से आती हो? सायु कहती है बस यहीं 5 मिनट का रास्ता है। असामी कहती है मेरा भी अपार्टमेंट 5 मिनट की ही दूरी पे है, तो कभी मुझे अपने घर भी बुलाओ। इस पर सायु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ मैं रहती हूँ उसे ये पसंद आएगा। असामी पूछती है तुम जिस तरह से कह रही हो ऐसे लग नहीं रहा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं।
तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो? सायु कहती है कि नहीं, वो तो मेरे भाई जैसा है। असामी कहती है, भाई जैसा है ना, भाई तो नहीं है। फिर तो मैं उसे जरूर मिलूंगी। इधर सायु योशिदा को मैसेज करती है कि मेरे वर्क प्लेस से एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए वो मेरे साथ घर आएगी। उसकी टेक्स्ट में मिसिमा झांकने लगती है तो योशिदा उसे मना करता है। हाशिमोटो कहता है कि क्या ये सायु का मैसेज था? मिसिमा कहती है कि क्या तुमने इसे भी बता दिया? लगता है सिर्फ मुझसे ही तुम सभी चीजें छुपाते हो। उनकी ये बातें आईडी अपने केबिन से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर आता है। सायु दरवाजा खोलती है, तभी असामी आके कहती है ये तो बड़ा लड़का है, एक लड़की किसी लड़के के साथ क्यों रह रही है जो उसका बॉयफ्रेंड ही ना हो? तभी वो कहती है तुम कुछ नहीं बोले, यानी तमीज वाले हो। अब लिविंग रूम में योशिदा बताता है कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। असामी कहती है अच्छा, पर इसके बचपन में तो तुम हाई स्कूल में होगे। इस पर सायु कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स जैसे केयर करता आया है ना योशिदा? योशिदा कहता है कि हाँ, पेरेंट दोस्त। असामी को दाल में कुछ काला लगता है। तभी यहाँ सायु खाना लेते हुए आती है और कहती है दाल को छोड़ो, ये टेस्ट करो। असामी को सायु की डिश काफ़ी पसंद आती है और वो कहती है कि तुम लकी हो योशिदा। योशिदा कहता है कि हाँ, वो तो मैं हूँ ही। असामी फिर कहती है पर तुम दोनों रह कैसे लेते हो, ये रूम में तो स्पेस ही कम है। योशिदा कहता है कि तीसरे पर्सन के जाने से जगह बन जाती है। और फिर असामी कहती है हाँ हाँ ठीक है, पर चलो मुझे घर छोड़ने। योशिदा कहता है पर मैं क्यों? असामी कहती है क्यूट लड़की को घर छोड़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। सायु कहती है कि मैं भी चलती हूँ। असामी कहती है कि नहीं, ये काम लड़कों का है। रास्ते में असामी कहती है तो चलो अब सच बताओ, तुम सायु के क्या लगते हो? योशिदा कहता है कि भले ही ये पूरा सच ना हो, पर अगर सायु नहीं चाहती है बताना तो मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। असामी कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, तो चलो अब मैं यहाँ से अकेले घर चली जाऊंगी। तुम्हारे घर ऐसे आने के लिए सॉरी। योशिदा कहता है कोई बात नहीं, आते रहना। असामी कहती है क्या? योशिदा कहता है कि हाँ, तुम सायु की दोस्त बन जाओ। असामी कहती है तुम तो उसके फादर जैसे बात कर रहे हो। योशिदा कहता है कि हाँ, एक गार्जियन ही समझ लो। असामी कहती है फिर तो सायु की गार्जियन के लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सायु डिफरेंट स्माइल देने में मास्टर है, तो इस बात का ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है जब ओवर टाइम करके योशिदा सायु को मैसेज करता है कि मैं निकल रहा हूँ। तभी यहाँ आईडी आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। फिर वो उसे वही रेस्टोरेंट में लेके आती है और उससे मिसिमा के साथ क्या चल रहा है ये पूछती है। साथ ही साथ उसने बिजनेस ट्रिप क्यों कैंसिल किया ये भी। योशिदा कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मैं इन सब का जवाब दूं तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मेरे पर्सनल चीजें क्यों जानना चाहती हो, और अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं भी इसका जवाब नहीं दूंगा। आयरी कहती है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। और इधर सायु डिनर रेडी करने बैठी थी, तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आयरी के साथ डिनर कर रहा है। सायु उदास होती है पर फिर वो उसे मैसेज करती है ठीक है, फन करना। इधर आयरी कहती है वो दरअसल मैंने झूठ कहा था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं खुश थी, पर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। योशिदा कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, बस मेरा फिर से मजाक बनाने के लिए। आयरी कहती है तो तुम क्या चाहते हो, इस बात का प्रूफ मैं कैसे दूं? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। योशिदा कहता है तो क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? इस पर आयरी कहती है कि वो वर्जिन है। योशिदा के गले में शराब अटक जाती है। वो कहता है कि मैंने ऐसा रिक्वेस्ट रखा है, इस वजह से तुम झूठ मत बोलो। आयरी कहती है कि ये झूठ नहीं है और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। योशिदा कहता है वेट 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 होल्ड ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। योशिदा कहता है ठीक है, फिर मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछूंगा, पर सही समय आने पर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम मुझे डेट के लिए नहीं पूछोगी। योशिदा की रीजनिंग समझने के बाद आयरी कहती है ठीक है, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के घर जहाँ सायु डिनर टेस्ट कर रही होती है। तभी उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज का ट्रॉमा आता है जिससे वो उल्टी कर देती है। तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आयरी को घर ला रहा है। सायु उसे मैसेज करती है ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए बाहर चली जाती हूँ। योशिदा कहता है कि नहीं, वो तुमसे ही मिलने आ रही है। अपार्टमेंट पहुंच के आयरी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे कुछ स्नैक्स देती है जो उसके लिए लेके आई थी। फिर ये लोग साथ बैठते हैं और आयरी कहती है तो ये वो लड़की है जिसे तुम सड़क से उठा लाए और अपने साथ रख रहे हो। वो सायु से पूछती है कि क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें तो नहीं करी? सायु कहती है कि नहीं। आयरी कहती है लगता है ये टीनेजर्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। योशिदा कहता है कि रखता भी तो कुछ नहीं करता, और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो योशिदा उठ के बाथरूम निकल जाता है। आयरी सायु से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जब योशिदा बाहर आता है, सायु उसे पास के स्टोर भेज देती है कुछ सामान के बहाने, और फिर वो एक लंबी सांस लेके आयरी के पास बढ़ती है। आयरी उससे वो बातें जानना चाहती है जितना हमें पता है, और वो क्यों भागी इसका जवाब सायु अभी नहीं देना चाहती। फिर आयरी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? इधर योशिदा को मिसिमा दिखती है जो थिएटर से आ रही होती है। वो उससे पूछती है कि इतनी रात तुम कहाँ जा रहे हो?
योशिदा कहता है कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ जो सायू ने मंगाया है। मिशिमा कहती है कि वो अभी तक तुम्हारे घर पे है। योशिदा कहता है कि हाँ, उसके पास कहीं रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं है। मिशिमा कहती है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्टोर चलती हूँ। इधर आयरी के सवालों का सायू कोई जवाब नहीं देती। आयरी कहती है तुम जो भी कर लो, तुम एक टीनेज गर्ल हो। योशिदा को भले ही प्रॉब्लम इससे ना हो पर सोसाइटी का नहीं पता। सायू कहती है कि हाँ, दरअसल मैं सभी चीजों से भागती थी, पर मैं भी चाहती थी कि मुझे कोई रोके। मैं इससे पहले बहुत से लोगों के यहाँ रही, उन्हें अपनी बॉडी यूज करने दी उसके बदले, और योशिदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि समझाया कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और अपने घर रखा। आयरी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें एक सेफ घर मिला रहने को। योशिदा तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुम उस पर भरोसा करती हो, और ये चीजें सही वे में होनी चाहिए, तुम समझ रही हो ना। सायू कहती है कि हाँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती, पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो मुझे अपने पास्ट को फेस करना ही होगा। आयरी से गले लगा कहती है कि गुड, और सायू इमोशनल हो जाती है। इधर स्टोर से सामान लेके निकलते हुए मिशिमा कहती है तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आज रुक सकती हूँ। योशिदा कहता है कि मैं किसी को अपने घर पे क्यों रखूंगा अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो। मिशिमा कहती है और सायू का क्या, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। योशिदा कहता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मिशिमा कहती है और आयरी, वो भी तो तुम्हारे घर पे है। योशिदा हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। मिशिमा कहती है कि मैं ऑफिस से तुम्हारा और आयरी का पीछा कर रही थी, और जब भी मैं तुमसे आयरी के बारे में पूछती हूँ तुम सही सही नहीं बताते, कभी कहते हो कुछ कभी कुछ। इधर दूसरी तरफ आयरी अब सायू से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना। सायू कहती है कि क्या तुम योशिदा से प्यार करती हो। आयरी उसकी बातें सुन हंसने लगती है। सायू कहती है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। आयरी कहती है कि हाँ, आज से 5 साल पहले से मैं उसे जानती हूँ जब वो मेरे ऑफिस में आया था। सायू कहती है कि मैं खुश हूँ ये सुन के, क्योंकि योशिदा को वो लड़की मिलेगी जिसे वो पसंद करता है। इधर योशिदा मिशिमा को बैठा के चीजें क्लियर कर रहा होता है। मिशिमा कहती है मुझे लग रहा है तुम आयरी को घर पे ले गए नाइट स्पेंड करने, क्योंकि सायू नहीं है वहाँ। योशिदा कहता है कि सायू क्यों नहीं होगी वहाँ। मिशिमा पूछती है कि पहले ये बताओ क्या तुम अभी भी आयरी को पसंद करते हो। योशिदा कहता है कि हाँ। मिशिमा कहती है तो ये गलत है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे तुम अपने घर पे ले आए हो, तो सायू को वहाँ क्यों रखा। योशिदा कहता है तो क्या मैं उसे बाहर निकाल देता। मिशिमा कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और आयरी को डेट करती तो उसे सायू को कभी नहीं मिलाती। योशिदा कहता है मुझे उसे छुपाने के लिए सायू को घर से निकालना पड़ता। मिशिमा कहती है मुझे पता है तुम ऐसे पर्सन नहीं हो, पर तुम्हारी फीलिंग्स आयरी को लेके वो लव नहीं है, वो मिक्स इमोशंस हैं, और सायू को लेके तुम्हारे लिए फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। योशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है। मिशिमा कहती है फिर तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हो, तो मैं अब घर निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी कुछ ऐसा कह दूंगी जो मुझे नहीं कहना चाहिए। योशिदा घर आता है जहाँ आयरी सायू का मेकअप कर रही होती है। सायू पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। योशिदा कहता है बढ़िया। आयरी कहती है कुछ और वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। सायू कहती है अगर एक लड़की को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते तो क्या दोगे, और दोनों हंसने लगते हैं। अब योशिदा आयरी को घर छोड़ने निकलता है और आयरी कहती है सायू बहुत अच्छी लड़की है, पर थोड़ी उलझी हुई है अपने पास्ट को लेके, पता नहीं वो कब अपनी इस उलझन से बाहर आए, पर तुम ये हैंडल कर लोगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि ऑफिस में वैसे भी लोग तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बुलाते हैं। योशिदा कहता है थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सायू के वर्क प्लेस पे, जहाँ असामी न्यू बंदे को कैरी होती है लिसन जेंटलमैन। लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? उस न्यू बंदे का नाम है क्यूया। अब सायू एंटर करती है और एंट्री में नया नाम देखती है क्यूया यागुची। तभी वो बंदा सामने आता है जिसको देख सायू के पसीने निकलने लगते हैं। ये वही बंदा होता है जिसके यहाँ सायू पहले रहा करती थी। क्यूया उससे कहता है मीक्यो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर सायू कहती है मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मेरा नाम सायू है। क्यूया कहता है कि ना ना, मैं जिस लड़की के साथ सोता हूँ उसका चेहरा 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। इधर सायू के हाथ पैर मानो जम गए थे, वो एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी यहाँ आसामी आती है और क्यूया को लात मारते हुए कहती है जाके कस्टमर देखो कामचोर, और सायू से कहती है कि तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, और जब तुम चाहो मुझसे इस बारे में बात कर सकती हो। अब घर जाते समय क्यूया फिर से सायू के रास्ते में मिलता है और उससे पूछता है तो क्या किसी और के घर में रह रही हो, पर सायू उसे इग्नोर करके जाने लगती है। क्यूया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जहाँ तुम रह रही हो वहाँ मैं आना चाहता हूँ। सायू पूछती है क्यों। क्यूया कहता है बस तुमसे बातचीत करने, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। सायू कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ऑनर के परमिशन के बिना नहीं ले जा सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूया कहता है कि अगर तुम मुझे ले चलोगी तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। सायू के पैर कांपने लगते हैं। क्यूया कहता है कि टेंशन ना लो, मैं ऑनर के आने से पहले चला जाऊंगा। सायू योशिदा को सभी चीजें मैसेज करके बता देती है और फिर वो उसे रूम पे ले आती है।
सभी चीजें साफ सुथरी देख क्यूया कहता है, वाह घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। सायु कहती है कि हाँ, इस घर में यही मेरा काम है और बदले में मैं यहाँ रहती हूँ। क्यूया कहता है कि बस, मतलब इसके अलावा उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। सायु कहती है कि नहीं। तभी क्यूया उठ के उसके पास आता है और कहता है, तो मुझे ये करने दो। पर सायु उसे एक थप्पड़ लगा देती है। गुस्से से क्यूया उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ योशिदा आता है और सायु से सिर्फ एक बात पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सायु कहती है कि नहीं। फिर योशिदा उसे उठा के बाहर फेंक देता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्यूया कहता है कि मैं हूँ क्यूया यागुची। सायु मेरे अपार्टमेंट में ही रहती थी कुछ महीनों पहले। योशिदा पूछता है, और तुम सायु के साथ क्या कर रहे थे? क्यूया कहता है कि वही जो तुमने उसके साथ नहीं किया। योशिदा काफी गुस्सा हो जाता है। तभी क्यूया कहता है, चिल डूड, हम दोनों ही पुलिस की नज़रों में क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि वो हमारे साथ रहे। इस पर योशिदा कहता है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। क्यूया कहता है, तो क्या तुम उसकी केयर टेकर बनोगे? योशिदा कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो, और हाँ, सायु से दूर रहना। क्यूया जाते हुए कहता है कि अगर मुझे एक लड़के से डील करना पड़ेगा तो ठीक है। योशिदा अंदर आकर सायु से कहता है कि मैंने उसे भगा दिया। सायु कहती है कि मैं उसके साथ कई बार सोई हूँ, और जब वो आज मुझे टच किया तो पता नहीं क्यों मैं डर गई। योशिदा उसे हक करते हुए कहता है कि हे, सब ठीक है। सायु फिर कहती है कि वो अब सभी को बता देगा और ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, जिससे तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। योशिदा कहता है कि अगर इसके लिए मुझे सजा मिलेगी तो मुझे मंजूर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो, स्कूल जाओ, चीजें सीखो, दोस्त बनाओ और बड़ी हो। सायु कहती है, थैंक्स। अब सीन शिफ्ट होता है सायु के वर्क प्लेस पे, जहाँ सायु उदास थी। असामी उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या क्यूया ने फिर से कुछ बोला? पर सायु कुछ जवाब नहीं देती। तो असामी आके क्यूया से पूछती है। क्यूया कहता है कि हाँ, मैंने बस उसे सेक्स करने को कहा था और उसने मना कर दिया। असामी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके बाद तुमने कुछ किया तो नहीं ना? क्यूया कहता है कि शायद हाँ। असामी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उससे माफ़ी मांगो। तभी एक कस्टमर की वजह से असामी को अटेंड करने जाना पड़ता है, और थप्पड़ की आवाज़ सुन सायु यहाँ आती है और क्यूया उससे माफ़ी मांगता है कल के लिए। सायु कहती है कि तुमने उससे बताया क्यों नहीं मेरे पास्ट के बारे में, शायद वो इतना गुस्सा नहीं होती। क्यूया कहता है कि मैं कमीना हूँ पर वादे का पक्का हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपने अपार्टमेंट में ले जाती हो तो मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सायु हंसते हुए कहती है कि तुम भी अजीब हो, पर अगर आगे से वैसा कुछ किया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। क्यूया कहते हुए चला जाता है, वो इंसान जिसके साथ तुम रह रही हो वो किसी काम का नहीं है, इतना नाइस भी किसी को नहीं होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अब शिफ्ट ओवर होने के बाद सायु को योशिदा का मैसेज आता है कि वो आज रात देर तक रुकेगा ऑफिस में। यहाँ असामी फिर से कहती है, फिर चलो मैं तुम्हें अपनी स्पेशल जगह दिखाने ले चलती हूँ। वो योशिदा से पूछती है और फिर वो वहाँ के लिए निकलने से पहले असामी के अपार्टमेंट आते हैं कुछ सामान लेने। सायु असामी का अपार्टमेंट देख के हैरान थी और वो उससे पूछती है, ये तो काफ़ी बड़ा है। असामी कहती है कि हाँ, मेरे डैड एक पॉलिटिशियन है और मॉम लॉयर। यहाँ सायु भी असामी से बताती है कि मैं होकाइडो से भाग के टोक्यो आई थी, जहाँ मैं बहुत से लोगों के यहाँ रही और उन्हें अपने बॉडी यूज़ करने दी इसके बदले, जिसमें से क्यूया भी एक था। पर जब मैं योशिदा से मिली तो वो सबसे अलग था, उसने मुझे नाइसली ट्रीट किया। फिर मैं तुमसे मिली और अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर ये दोनों उस लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ से तारों भरा खुला आसमान दिख रहा था। असामी कहती है, मेरी मॉम चाहती थी मैं भी लॉयर बनूँ, पर मैं ऑथर बनना चाहती हूँ। और उस दिन मेरी और मॉम के बीच काफ़ी बहस हुई। फिर डैड मुझे यहाँ लेके आए और कहें कि इस तारों के सामने तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे यूनिवर्स के इतने बड़े ऑब्जेक्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक इंसान ही हूँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्या बताना चाह रहे थे। इनमें से सबकी एक पास्ट लाइफ रही होगी जो भले ही अच्छी नहीं रही हो, पर वो फिर भी साइन करते हैं। और तुम भी सायु, भले ही तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा, पर तुम भी सभी चीज़ें मैनेज करते हुए जी रही हो और तुम ऑसम हो। सायु इमोशनल हो जाती है और कहती है, थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट। योशिदा घर आता है और सायु के लिए कुछ खाने को भी लाया था। फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, उस दिन के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सायु कहती है कि नहीं, तुमने किया था। मैं जहाँ भी गई मेरे साथ सेम चीज़ें हुई। मैं इन सबसे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाती थी, पर फाइनली तुम्हारे साथ रह करके मैं भी अपने फ्यूचर को सोच सकती हूँ, उसे जी सकती हूँ, और शायद इतनी स्ट्रांग भी बन पाऊँ कि मैं अपने पास्ट को वापस से फेस भी कर पाऊँ। योशिदा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, हर उस तरह से जिससे तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। सायु उसे गले लगा लेती है और कहती है, वेलकम होम। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सायु के वर्क प्लेस पे। असामी सायु से पूछती है, तो क्या कहा योशिदा ने? सायु योशिदा का मैसेज देखती है और कहती है कि हाँ, उसने कहा तुम घर आ सकती हो। तभी असामी शॉप के सामने एक खड़ी ब्लैक कार को देख कहती है, ये कार कुछ दिन से डेली यहाँ रुक रही है, लेकिन इसमें से कोई उतरता नहीं है। और सायु को ये कार जानी पहचानी लगी।
सीन शिफ्ट होता है योशिदा के घर। सायु असामी को लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करा रही थी क्योंकि उसका ड्रीम है ऑथर बनने का। और फिर सायु उस फ्लैशबैक को सोचती है जब योशिदा ने उसे उसका गोल अचीव कराने का प्रॉमिस किया था, जिससे उसके योशिदा के साथ रुकने के और दिन बढ़ गए। इधर असामी पूछती है कि हे तुम क्या सोच रही हो। सायु कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। असामी कहती है तुम तो बिल्कुल एक हाउस वाइफ की तरह पूछ रही हो, तो फिर तुम बेंटो बनाओ जो स्कूल एग्जाम्स के पहले ज़्यादा बिकता है। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के ऑफिस में, जहां योशिदा को सायु का मैसेज आता है और इधर मिशिमा अपने डेस्क पर से देख सोच रही थी कि ये जरूर सायु का मैसेज होगा, मेरे पास तो योशिदा का नंबर भी नहीं है। तभी यहाँ आईडी योशिदा को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने आती है और उन्हें बात करते देख मिशिमा को फिर से अच्छा नहीं लगता। योशिदा के पास से आईडी चली जाती है और मिशिमा उसके केबिन में आके पूछती है कि हम साथ में लंच कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे और मिशिमा पूछती है तुम योशिदा के बारे में क्या सोचती हो, मतलब उस लड़की से तो तुम मिली ही हो ना। आईडी कहती है सायु हाँ मिली हूँ, वो योशिदा की गर्लफ्रेंड नहीं है और योशिदा के थॉट्स भी क्लियर हैं उसको लेके। तभी मिशिमा पूछती है और क्या तुम अपसेट नहीं होगी अगर वो तुम्हें छोड़ सायु को अपने लिए चूज कर ले। आईडी कहती है नहीं होंगी क्योंकि हम किसी के फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। मिशिमा कहती है तो इसका मतलब ऐसे पर्सन पे ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। आईडी कहती है अगर तुम फोर्सफुली कोई चीज़ पा लेते हो तो टाइम के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मिशिमा कहती है तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम डरी हुई हो, क्योंकि अगर तुमने फोर्स किया तो तुम उसे कहीं खो ना दो, इसलिए तुम वेट कर रही हो। आईडी उससे ये सभी चीज़ें पूछने का रीज़न पूछती है तो मिशिमा कहती है क्योंकि मुझे चीज़ों को खोने के ख्याल से भी डर लगता है। और वो ये बात काफ़ी लाउडली बोली थी जिससे उसके कोवर्कर्स उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो शांति से बैठ जाती है और मिशिमा के सवालों का जवाब देते हुए आईडी कहती है इसलिए बेहतर यही होगा कि वो वेट करे योशिदा का कि वो किससे रिलेशनशिप स्टार्ट करता है। मिशिमा कहती है पर तुम योशिदा से प्यार करती हो ना। आईडी कहती है हाँ पर सिर्फ इतना ही मैटर नहीं करता किसी को पाने के लिए। मिशिमा कहती है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आईडी कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो मिशिमा। मिशिमा कहती है और तुम बहुत क्रीपी। इधर योशिदा घर को निकल रहा था जहाँ उसे सायु का मैसेज आता है कि उसने आज कुछ स्पेशल बनाया है। तभी यहाँ मिशिमा आती है और उसे थिएटर चलने को पूछती है। योशिदा मिशिमा को सायु का मैसेज दिखाता है और कहता है कि आज नहीं, आज सायु ने कुछ स्पेशल बनाया है। मिशिमा कहती है ठीक है तो फिर अपना नंबर दे दो। योशिदा पूछता है क्यों। मिशिमा कहती है तुमने सायु और आईडी को भी तो दिया है ना, और हम तो वैसे भी कॉलीग्स हैं। और उसका फ़ोन लेके नंबर एक्सचेंज करने लगती है। योशिदा कहता है तुम अगर मेरा नंबर ले भी लो तो बात क्या करोगी, मेरे पास कुछ खास है नहीं करने को। तभी यहाँ मिशिमा उससे कहती है कि अब क्या सभी चीज़ें तुम्हें डिसाइड करोगे कि कौन किसके लिए खास है, और फिर अपने प्यार का इजहार करती है। योशिदा थोड़ा उसकी बातों से कंफ्यूज था, पर फिर मिशिमा कहती है थोड़ा सा करती हूँ, वैसे भी मुझे सिर्फ तुम्हारा नंबर ही चाहिए था। फिर वो उसे वही मैसेज करती है कि फिर कभी मूवी देखने चलोगे, जिसके रिप्लाई में योशिदा हाँ करता है और मिशिमा कहते हुए चली जाती है यही तो मुझे तुम में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सायु अपने बनाए स्पेशल डिशेस के बारे में बताती है कि ये मैंने असामी के पसंद से बनाया है, जो एग्जाम टाइम पे विनिंग से रिलेटेड माना जाता है। योशिदा पूछता है तो मुझे किस चीज़ में जीतना है। सायु कहती है खुद से, आफ्टर ऑल हम खुद के ही तो दुश्मन होते हैं। और योशिदा सोचता है कि मैंने कई चीज़ें करी सायु की हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ वही किया जो मैं चाहता था। तभी सायु पूछती है कि हे डिनर कैसा है। योशिदा कहता है कि हाँ अच्छा है, बट समर के टाइम पे खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वीकेंड था और सायु हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लगी थी। उसे देख योशिदा भी उसकी मदद करने का कहता है, पर सायु उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठा देती है, ये कहते हुए कि ये उसका काम है और इसीलिए तो वो इस घर में है। पर योशिदा कहता है पर फिर भी मुझे थोड़ा सा तो करने दो, पर सायु उसे मना करती है और इसी बीच वो उस पर गिर जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहती है और योशिदा फिर शावर लेने चला जाता है। सफाई करते हुए सायु को एक पैकिंग बॉक्स दिखता है, जिसे निकालते हुए वो योशिदा से पूछती है कि क्या वो ओपन करके देख सकती है। योशिदा कहता है कि हाँ कर लो। सायु को इस बॉक्स में योशिदा के हाई स्कूल की एल्बम दिखती है, जिसके फोटोज को सायु ब्राउज करने लगती है, जिसमें उसे योशिदा की एक क्लोज फोटो एक लड़की के साथ दिखती है। वो योशिदा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। योशिदा कहता है कि हाँ ये मेरी सीनियर भी थी। सायु कहती है तो तुम्हें सही में ओल्डर लड़की हमेशा से पसंद आती थी। योशिदा कहता है हाँ एक तरह से, पर उसने मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर करता हूँ। सायु कहती है तो क्या तुम उससे इतना पसंद करते थे। योशिदा कहता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब सीन शिफ्ट होता है सायु के वर्क प्लेस पे, जहाँ असामी शॉप के काउंटर को सायु और क्यूया पे छोड़ लंच करने जाती है। तभी हम उसी कार को वहाँ रुकते देखते हैं जिसमें से कोई उतरता नहीं है, पर आज उसमें से एक लड़का निकलता है, जिसे देख सायु काउंटर के नीचे बैठ जाती है। क्यूया समझ जाता है कि सायु उससे मिलना नहीं चाहती, तो वो उसे काउंटर से बाहर भेज देता है। वो लड़का आके क्यूया को अपना कार्ड देता है और नाम बताता है काजुटो ओजीवाड़ा।
ओजीवारा फूड्स कंपनी का सीईओ। वो यहाँ के सायु ओजीवारा के बारे में पूछता है। क्यूओ कहता है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। फिर वो यहाँ के मैनेजर के बारे में पूछता है और यहाँ से चला जाता है। इधर सायु को असामी कह रही होती है, तुम्हारा भाई यहाँ? सायु कहती है कि हाँ। तभी यहाँ क्यूओ आता है और कहता है कि वो चला गया, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम फिर यहाँ ज्यादा दिन तक छुप के काम नहीं कर सकती। सायु कहती है कि हाँ, अभी के लिए थैंक्स, और मन में ही सोचती है कि मुझे घर जाने का डिसीजन तो लेना ही था, लेकिन ऐसे नहीं। घर जाते हुए वो सोच रही होती है कि अगर उसका भाई उसे ढूंढ रहा है तो उसे घर जाना ही होगा। तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आज घर देर से आएगा। तो सायु फिर कुछ घर के सामान लेने मॉल आती है, जहाँ उसकी मुलाकात मिशिमा से होती है। वो भी मिल रहे थे कि सायु को उसका भाई वापस से दिखता है और वो मिशिमा के पीछे छिप जाती है। फिर मिशिमा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे लेके कोरियोकी बार में आती है। यहाँ सायु सिचुएशन के बारे में योशिदा से बताना चाहती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। मिशिमा उससे कहती है कि जो भी है स्ट्रेट लिख दो, और फिर भी सायु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। तो मिशिमा फिर अपने फोन से योशिदा को टेक्स्ट कर देती है कि सायु और मैं कोरियोकी में हैं, तो ऑफिस से यहीं आना। इधर दूसरी तरफ हम योशिदा के ऑफिस में देखते हैं, वो अपना काम खत्म कर चुका था और हाशिमोटो कहता है अब तुझे जल्दी घर निकलना चाहिए दोस्त, क्योंकि वहाँ तेरा कोई वेट कर रहा होगा। तभी योशिदा मिशिमा का मैसेज देखता है और खुश होता है ये सोच के कि सायु कुछ अच्छे समय स्पेंड भी कर रही है। इधर मिशिमा सॉन्ग गाती है और वो सायु से भी पूछती है, पर सायु मना कर देती है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। मिशिमा पूछती है, तो क्या तुम्हारा कोई पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने कोई क्राइम किया है? सायु कहती है कि नहीं, वो बात नहीं है। मिशिमा इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस फोर्स नहीं करती और पूछती है कि अगर तुम्हें पता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम घर से बाहर क्यों निकली? सायु कहती है कि मैं योशिदा के घर रहती हूँ, तो फ्री टाइम में रिसोर्सेज तो खरीदने होंगे ना। मिशिमा कहती है कि तुम दोनों तो अभी से एक दूसरे पे साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गए हो, अगर तुम अलग हुए तो क्या फील करोगे? सायु कोई आंसर नहीं देती। फिर मिशिमा पूछती है कि क्या तुम योशिदा को बस एक हेल्पिंग पर्सन की तरह देखती हो या उससे प्यार भी करती हो? उसके इस बात का भी सायु कोई जवाब नहीं देती। फिर मिशिमा उससे माफ़ी मांगती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की जगह मिसलेनियस पूछने के लिए। फिर मिशिमा उसे सलाह देती है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही होगा जो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तब यहाँ योशिदा आता है और सायु को घर चलने के लिए कहता है और वो मिशिमा को भी साथ चलने पूछता है, और मिशिमा कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा और गाना गाऊंगी। जाते हुए योशिदा कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने जरूर ले जाऊंगा। और उसके जाने के बाद मिशिमा इमोशनल हो जाती है कि योशिदा सायु की तरह मुझे क्यों नहीं देखता और आखिर मेरी फीलिंग्स को वो सीरियसली क्यों नहीं लेता। इधर घर जाते समय सायु योशिदा से पूछती है कि क्या कोई चीज़ है जो योशिदा साथ में एंजॉय करना चाहता है। तभी उन्हें एक समर फेस्टिवल फेयर का पोस्टर दिखता है और दोनों साथ में वहाँ आते हैं, जहाँ सायु नोटिस करती है कि योशिदा उसकी तरफ देखने में हिचक रहा है। तो सायु फिर उसकी तरफ देख पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। योशिदा कहता है कि हाँ, तुम अच्छी लग रही हो। तभी सायु कुछ बच्चों को देखती है जिनके हाथ में कॉटन कैंडी थी। योशिदा पूछता है क्या तुम्हें भी वही चाहिए? फिर वो सायु के लिए एक खरीदता है। फिर चलते हुए सायु कॉटन कैंडी एंजॉय करती है, साथ में कहती है कि तुम भी टेस्ट करो, ये कितना बढ़िया है। तभी एक छोटा बच्चा आकर सायु से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, और योशिदा उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे इसका हाथ छोड़ देना चाहिए। तभी सायु कहती है कि हम ऐसे ही चलेंगे तो मेले में खोएंगे नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही पहुंचते हैं एक जगह जहां फायर क्रैकर्स से आसमान जगमगाया था, और योशिदा मन में ही सोच रहा होता है कि वो ऐसी जगह कभी नहीं आ पाता अगर वो सायु के साथ नहीं होता। फिर वो अपनी बोरिंग लाइफ इमेजिन करने लगता है सायु के बिना, पर जैसे ही वो ख्यालों से बाहर आता है वो देखता है कि सायु उसके साथ नहीं है। वो परेशान हो गए सायु सायु आवाज लगाने लगता है। तभी पीछे से सायु कहते हुए आती है कि क्या हुआ, मैं तो कह के गई थी कि मैं कैंडी की स्टिक फेंक के आ रही हूँ। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और सायु पूछती है क्या तुम घबरा गए थे कि मैं चली गई? योशिदा कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझो। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने जाने का प्लान बना लिया है? और तुरंत ही वो कहता है कि खैर भूल जाओ इस बात को। फायरवर्क्स एंड होता है और सायु कहती है तुम्हें पता है मैं आज से पहले जितने लोगों के साथ रही उन्हें मैंने अपना रियल नाम नहीं बताया, पर जब तुमने मेरा नाम पूछा मेरे मुंह से मेरा रियल नाम निकला, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब और नहीं भाग सकती। फिर वो पूछती है तुमने वो क्यों पूछा था? तुम चाहते हो कि मैं अपने घर चली जाऊं? योशिदा कुछ और कहना चाहता था पर वो हिम्मत करके कहता है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अर्ली मॉर्निंग। योशिदा के घर बेल बजती है तो वो दरवाजा खोलने आता है, जहाँ वही सायु का भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं सायु को घर ले जाने आया हूँ। और वो बताता है कि वो भागी घर से क्योंकि उसकी और मॉम के बीच कुछ बहस हो गई थी, और चूंकि मैं अब उसे ढूंढ लिया हूँ तो उसे घर ले जाने आया हूँ। सायु यहाँ कहती है कि वो भी जाने के लिए रेडी नहीं है। ओजीवारा कहता है तो तुम क्या एक स्ट्रेंजर के साथ रहोगी? पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो। पर सायु इससे आर्गू करने लगती है कि योशिदा वैसा इंसान नहीं है। खैर फिर सभी आराम से बैठकर बातें करने का डिसाइड करते हैं। ओजीवारा सबसे पहले पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? दोनों इस बात पे ना करते हैं।
ओजीवारा फिर योशिदा को थैंक्स कहता है और सायु से कहता है कि मॉम तुम्हारी फिक्र कर रही हैं। सायु कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस औरत को मेरी जरा सा भी फिक्र हो, इसलिए बात क्या है वो बताओ भाई। ओजीवारा कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से स्कूल के टीचर्स कई बार तुम्हारे बारे में मॉम से पूछने आए, पर वो सिर्फ इतना कहती थी कि सायु ने अपने आप को कमरे में लॉक कर रखा है और अब उन्हें शक हो रहा है कि मॉम ने तुम्हें कमरे में बंद कर रखा है, इसलिए तुम्हें घर चलना होगा। इस पर योशिदा कहता है तो क्या उन्हें सिर्फ इसलिए सायु चाहिए ताकि वो अपने आप पे आए इल्जाम से बच सके? कितनी शर्म की बात है। ओजीवारा कहता है कि अगर एक बार वो कोई चीज डिसाइड कर ले तो फिर तुम्हारे लिए और भागना पॉसिबल नहीं होगा। इस पर योशिदा कहता है कि क्या हमें कुछ टाइम मिल सकता है, सायु को थोड़ा वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए। ओजीवारा कहता है कि मैं सायु से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसे अभी लेके नहीं जाऊंगा। योशिदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ओजीवारा अपने कार निकालने जाता है और इधर सायु ड्रेस पहन योशिदा को हक करते हुए कहती है मैं डरी हुई हूँ कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। योशिदा कहता है कि हाँ मैं भी, और फिर सायु ओजीवारा की कार की तरफ बढ़ती है। इधर योशिदा अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी देख सोचता है चलो मैं तब तक सेव ही कर लेता हूँ। कार में ओजीवारा सायु से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी पर अब नहीं, लगता है वो तुम्हारी काफी फिक्र करता है। सायु कहती है हाँ, और ये भी कहता है कि मुझे मॉम डेली कॉल करके पूछती थी कि वो मिली या नहीं, और अगर तुम अभी नहीं चलोगी तो चीजें उनके लिए और खराब हो जाएंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा मॉम को समझाने में कि तुम कैसा फील करती हो। सायु कहती है कि सच तो ये है कि मैं वहां से भागने के बाद भी हर जगह वैसा ही फील करती थी, अकेले और दर्द में, पर जब मैं योशिदा से मिली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया और जब तक मैं ये नहीं जानती कि मुझे क्या बनना है मैं घर नहीं जाऊंगी। ओजीवारा यहाँ उसकी कई बातें समझता है और कहता है तुम काफी बदल गई हो, अब तुम चीजें ओपनली डिस्कस करना सीख गई हो। ठीक है तो मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, पर उसके बाद मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के अपार्टमेंट में जहाँ असामी आती है क्योंकि सायु 1 हफ्ते में अब अपने घर जा रही है, इसलिए वो दोनों को बताना चाहती है कि वो घर से क्यों भागी। सायु कहती है कि मेरी मॉम के साथ मेरी कभी नहीं बनती थी और शायद इसीलिए मैं किसी चीज़ में अपना एफर्ट्स नहीं डालती थी, ना ही पढ़ाई में और ना ही किसी एक्टिविटी में, और ये मेरे लिए नॉर्मल सी चीज़ बन गई थी। पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, यूको। वो बिल्कुल मेरी तरह ही थी और देखने वालों के लिए ऐसा था जैसे 2 क्लास के रिजेक्ट हुए स्टूडेंट साथ में हों, और मैं यूको के साथ चीज़ें शेयर करने लगी। और उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो क्लास में सबसे ज़्यादा बुली हुआ करती थी और ये उस दिन ज़्यादा हुआ, और इसका कारण था कि जिस लड़के के प्रपोजल को मैंने मना किया वो काफ़ी पॉपुलर लड़का था, जिस वजह से मेरे क्लास की लड़कियां मुझे नहीं बल्कि उसे बुली करने लगी। तब से मैं उसका हर जगह मजाक बनने से बचाती आई और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी एक दिन सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। मैंने उस इंसिडेंट के पहले यूको को बाथरूम में देखा जिसे क्लास की लड़कियां बुली करके जा रही थी। उसने अपने आप को पूरा गीला कर लिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशंस हो, और मैंने इस बात की कंप्लेन भी की। पर अगले दिन जब मैं लंच टाइम पे हमेशा की तरह स्कूल के छत पे आई, यूको बाउंड्री की उस तरफ खड़ी थी और वो मुझसे कहती है कि उसकी वजह से मेरी स्माइल खत्म हो गई, उसकी केयर करने की वजह से मैं पहले वाली सायु नहीं रही, और उसके आखिरी वर्ड्स थे अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना मेरी दोस्त। इस इंसिडेंट के बाद सायु पूरी तरीके से टूट चुकी थी। घर पे मीडिया वालों का भीड़ था क्योंकि वो उसकी एक लौती गवाह थी। इधर उसकी मॉम सर पे हाथ पकड़े बैठी थी और उसे ही सबका दोष दे रही थी। सायु उनसे माफी मांगती है पर तब वो अपना आपा खो देती है जब उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने उसे धक्का दिया था। सायु यहाँ कहती है कि आप कुछ नहीं समझती, और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। उसे जाने से उसका भाई रोकता है, पर सायु जब उसे बताती है कि मॉम कैसा कैसा सोचती हैं, ओजीवारा कहता है कि अभी तुम्हें बस कुछ दिन मॉम से दूर रहने की जरूरत है, और फिर उसे एक स्टेशन लाके उसे कुछ पैसे देके कहता है कि मुझसे कांटेक्ट में रहना तो मैं मॉम को तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों में भाई के दिए हुए पैसे भी खत्म हो गए और यूको की यादें और मेरे अकेलापन मुझे खाया जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई की काइंडनेस भी काटने को दौड़ती थी। इसलिए मैंने अपना फ़ोन फेंक दिया और इधर उधर भटकने लगी। फिर मुझे एक लड़का मिला जो मुझे काइंड लगा, पर तब तक जब तक ये सब शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद मैं ऐसे ही जीने लगी। एक के बाद एक मैं स्टूपिड की तरह चीज़ें दोहराती चली गई जब तक मैं योशिदा से नहीं मिली। सीन प्रेजेंट में आता है और फिर असामी उसे कंफर्ट फील कराती है और फिर वो योशिदा से बातें करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि इसके पीछे कोई स्टोरी होगी, पर ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब तुम क्या करोगे, उसे घर जाने दोगे? योशिदा कहता है कि उसकी फैमिली उसे लेने आई है और मैं एक स्ट्रेंजर हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। असामी कहती है स्ट्रेंजर? इतना कुछ करने के बाद भी कोई स्ट्रेंजर कहलाता है क्या? योशिदा कहता है कि ये उसकी फैमिली प्रॉब्लम है तो बेहतर यही होगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हूँ। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के ऑफिस जहाँ वो हाशिमोटो और मिशिमा को बता रहा होता है कि सायु घर वापस जा रही है।
हाशिमोटो कहता है ये तुम दोनों के लिए सही रहेगा। और तभी वो योशिदा की शक्ल को देखता है और कहता है कि ये सही रहेगा ना। योशिदा कहता है कि वो अपने घर से इसलिए भागी क्योंकि उसके पेरेंट्स सही नहीं थे। हाशिमोटो कहता है पर उसका भाई तो उसी के साइड है ना। योशिदा कहता है कि हाँ। हाशिमोटो कहता है फिर तो सब उस पर छोड़ दो, तुम्हारा उसके मैटर में डीप जाना सही नहीं है। योशिदा कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सायू का भाई मिलता है और उसे उस दिन घर आके उसे रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगता है। योशिदा उसके साथ पास बेंच पे बैठता है और कहता है कि ऐसे माफी मत मांगो, कोई भी स्टार्टिंग में यही समझेगा। फुजीवारा कहता है सायू लकी थी जो उसे तुम मिले, तुमने उसके लिए इतना कुछ क्यों किया। योशिदा कहता है कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड से रिजेक्ट होने के बाद सड़क पे होते हुए जा रहा था तो मुझे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी हुई मिली और वो इतनी स्टूपिड थी कि घर रुकने के लिए लिटरली कुछ भी करने के लिए रेडी थी। उसकी बातें मुझे स्कैरी लगी और वो क्यूट, और शायद इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। फुजीवारा उसकी बातों पे हंसता है। योशिदा कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई रीज़न नहीं लगता। फुजीवारा कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल एक जेन्युइन रीज़न है। फिर योशिदा से पूछता है कि क्या सायू ने अपने मॉम से खराब रिलेशन क्यों थे इस बारे में बताया। योशिदा कहता है कि नहीं, उसने ये तो नहीं बताया। फुजीवारा पूछता है कि क्या तुम ओजीवारा फूड्स के बारे में जानते हो। वो मेरे डैड उस कंपनी के ऑनर थे और उनका दूसरों के साथ ज़्यादा अफेयर्स रहता था। सायू के जन्म के बाद से ही वो हमें छोड़ के चले गए, जिससे मॉम भी सायू को प्यार नहीं करती थी। और जब किसी बच्चे को बचपन से उसके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता तो वो सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता। तुम योशिदा उसके लाइफ में पहले गार्जियन बन के आए। इन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स। उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं सायू के साथ। घर आके योशिदा सायू से कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे मिला, वो उस दिन के लिए माफ़ी मांग रहा था और वो तुम्हारी काफ़ी फिक्र भी करता है। सायू कहती है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ जो मेरी फिक्र करते हैं, और अब मुझे घर जाना है तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। अगले दिन सायू योशिदा को रेसिपी लिख के एक कॉपी में देती है और कहती है कन्वीनियंस स्टोर से मत खाना, इसमें सभी चीज़ें मैंने सिंपल वे में लिख रखी है। योशिदा देखता है और कहता है थैंक्स। फिर योशिदा अपने ऑफिस में आता है जहाँ हाशिमोटो उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और योशिदा मना कर देता है कि मुझे अभी ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। उदास मन से हाशिमोटो जाते हुए कहता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए दोस्त। योशिदा कहता है कि हाँ मैं लेता हूँ ना, स्मोक ब्रेक्स। हाशिमोटो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। घर आके डिनर करने के बाद सायू योशिदा को वही तारों भरे खुले आसमान दिखाने वाले स्पॉट पे लाती है जहाँ उसे आसामी लेके आई थी और कहती है थैंक्स योशिदा, मुझे मेरी गलतियों को रियलाइज करवाने के लिए। जब तुम मिले उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हुई और अब मैं रेडी हूँ अपने पास्ट को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं अपने साथ एक रीजन लेके जा रही हूँ कि मैं तुमसे मिली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन योशिदा के ऑफिस में। ब्रेक टाइम पे मिशिमा हाशिमोटो से योशिदा कह रहा होता है कि कल सायू अपने घर जा रही है। हाशिमोटो कहता है फिर तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मिशिमा कहती है और इतना ही नहीं, तुम्हें तो कल छुट्टी लेके उसके साथ घर होकाइडो तक छोड़ने भी जाना चाहिए। योशिदा कहता है कि ये अजीब नहीं होगा। मिशिमा कहती है डूड, तुमने अभी तक जो किया वो अजीब ही तो है। योशिदा फिर कहता है कि मैं अगर ऐसे चला गया तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। मिशिमा कहती है कि एक पर्सन के जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। योशिदा कहता है पर सायू को अपना पास्ट फेस करने में ये कहीं रुकावट ना बने। मिशिमा कहती है फिर से तुम सभी चीजें खुद ही डिसाइड कर लेते हो। अब लंच खत्म होने पे सभी काम कर रहे होते हैं, तभी योशिदा को सामी का कॉल आता है कि तुम्हें पता है सायू कहाँ है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाशिमोटो तुरंत अपने सीनियर आईडी से कहता है कि मैं और योशिदा को हाफ डे की छुट्टी चाहिए और आईडी परमिशन दे देती है। और योशिदा कहता है पर मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। मिशिमा तभी कहती है कि कुछ अपनी जिम्मेदारी मुझे भी दे दिया करो। फिर दोनों कार लेके निकल पड़ते हैं और हाशिमोटो कहता है मुझे पता था जब तुमने कहा था कि तुम एक टीनेज गर्ल को घर ले आए हो तो ऐसा होगा। योशिदा पूछता है कैसा। हाशिमोटो कहता है कि तुम्हें हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, तुम और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो, पता नहीं तुम्हारे सामने अगर वो ना हो तो तुम कैसे रह पाओगे। योशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो कहीं भी रहे। हाशिमोटो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो अकेले घर जा रही है तो खुशी खुशी जाएगी। तुम्हारी शक्ल देख के मैं भी बता सकता हूँ कि तुम्हें भी उसकी टेंशन रहती है, तो अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ जाओ। योशिदा कहता है पर सारा प्रोजेक्ट मेरे पे डिपेंडेंट है। हाशिमोटो कहता है और सायू, क्या वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ योशिदा को आईडी का कॉल आता है और सायू उन्हें मिल जाती है, जो घर से निकली थी योशिदा के ऑफिस आने के लिए, जिससे वो साथ में घर जा सके। फिर सायू यहाँ सभी से माफ़ी मांगती है कि मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, मेरी बैटरी भी डाउन थी, और सभी यहाँ स्माइल करते हैं। हाशिमोटो कहता है कि तुम जितना बता रहे थे ये तो उससे ज़्यादा क्यूट है। सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ अचानक से सायू योशिदा से पूछती है योशिदा क्या मैं तुम्हारे बेड पे आ सकती हूँ। योशिदा कहता है हाँ, पर क्यों। सायू उसके बगल में आके लेट जाती है और कहती है अगर तुम मेरे डैड होते तो क्या मैं भी एक नॉर्मल गर्ल होती। योशिदा कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ,
मैं बस तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ। सायु कहती है हाँ, पर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ से जाना, और वो इमोशनल हो जाती है। योशिदा कहता है कि इस बेस्ट प्लेस पे तुम्हें एक और बेस्ट चीज़ मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ होकाइडो चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने। तुम्हें डर लग रहा है ना? मैं चल के तुम्हारी मॉम से भी मिलूंगा और चीज़ें ठीक करके ही लौटूंगा। सायु उसे हक कर लेती है और कहती है थैंक्स योशिदा, एक बार फिर से मेरे लिए इतना करने के लिए। योशिदा कहता है यू वेलकम। सीन शिफ्ट होता है जहाँ असामी उससे मिलने आई होती है और उसे बाय करती है। अब अगले सीन में ये सभी प्लेन में होते हैं जहाँ सायु योशिदा के बगल में सो रही होती है और योशिदा उसके ब्लैंकेट ठीक कर रहा होता है। ओजीवारा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने आने का डिसाइड किया। योशिदा कहता है कि मैं सायु का हिम्मत बढ़ाना चाहता था और वैसे भी सायु ने स्ट्रेंजर्स में सबसे ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, तो ये मेरा ड्यूटी भी बनता है कि सायु की मॉम को मैं एक्सप्लेन करूं। ओजीवारा कहता है कि मॉम तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से कितना इफेक्ट होंगी उसका तो नहीं पता, पर ये सायु की मेंटल स्टेट के लिए ठीक है। तभी सायु उठते हुए कहती है तुम सही में मुझे घर छोड़ने आ रहे हो ना? योशिदा कहता है प्लेन ऑलरेडी हवा में है। ओजीवारा कहता है अगर तुम चाहो तो एयरपोर्ट से वापस जा सकते हो। और योशिदा कहता है कि ये क्या बात हुई, मैं क्या यहाँ एयरपोर्ट खेलने आया हूँ? सायु उसकी बातों पे हंसने लगती है और कहती है कि ऊपर से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है ना, मैं पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी। योशिदा कहता है सही में? मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली प्लेन से ही ट्रिप्स करती होगी। तो सायु कहती है कि मेरी फैमिली कभी मुझे ट्रिप पे नहीं ले गई। फिर ये लोग लैंड करते हैं और ओजीवारा ड्राइवर से सपोरो चलने के लिए कहता है। ये सुन योशिदा हैरानी से पूछता है सपोरो? ओजीवारा कहता है कि हाँ, मुझे कुछ 2-3 घंटे का काम है मेरे ब्रांच में, तब तक तुम दोनों कुछ घंटे और एंजॉय करना। यहाँ फिर योशिदा और सायु एक कैफे में आते हैं और सायु कहती है मैं पहले कैफे भी नहीं गई। और योशिदा कहता है कि हाँ मैं भी। फिर ये लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। योशिदा अपने लिए हॉट कॉफ़ी मंगाता है और सायु ग्रीन टी। यहाँ तभी सायु की नज़र बाहर के कुछ उसी के उम्र के स्टूडेंट्स पे जाती है जो स्कूल के बाद बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। सायु कहती है कि मेरी मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और अगर मैं ऐसा करती थी तो वो मुझे बहुत पनिशमेंट देती थी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज बिना किसी रीज़न के कैफ़े में हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। योशिदा कहता है कि तुम्हें घर जाने से डर लग रहा है। सायु कहती है हाँ, तभी तो तुम मेरे साथ आए हो। इसके बाद दोनों अपने अपने ऑर्डर्स एंजॉय करते हैं। जब शाम होती है ओजीवारा इन्हें पिकअप करने आता है और ये सभी अपने रास्ते पे थे। और सायु कहती है कि मेरे स्कूल की तरफ ले चलो, मुझे योशिदा को कुछ दिखाना है। इसके बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से स्कूल में एंटर करते हैं और योशिदा कहता है अगर पकड़े गए ना तो मेरे पे एक और इल्जाम लग जाएगा। सायु पूछती है एक और? योशिदा कहता है कि हाँ, एक तो ऑलरेडी तुम्हें घर रखने के लिए मैं क्रिमिनल हूँ ही। सायु कहती है ये बिल्कुल फनी नहीं था। फिर ये सीढ़ियों से होते हुए टॉप पे आ जाते हैं जहाँ सायु रूफ का डोर ओपन करती है पर वो लॉक था। फिर वो खिड़की से जाती है पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं उस इंसिडेंट को याद करके जो यहाँ पे हुआ था। योशिदा फिर उसे पकड़ के साथ में ले आता है और सायु फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है उन पलों को याद करते हुए जो यहाँ यूको के साथ बिताई थी। उस बेंच के पास आके अपने घुटनों पे बैठ जाती है जहाँ दोनों बैठ के बातें किया करते थे। योशिदा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सायु कहती है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ सब कुछ खत्म हुआ, या कहूँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। फिर वो जाके वहाँ लगे लोहे के जाली को जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि काश ये पहले यहाँ होता तो यूको आज जिंदा होती, और खुद को ब्लेम करने लगती है। योशिदा उसके पास आके उसका हाथ वहाँ से हटाता है तो वो देखता है कि इतने जोर से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से खून आने लगा है। वो सायु से कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने उसे प्रोटेक्ट करना चाहा। सायु कहती है कि नहीं, यही तो मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। योशिदा उसे झुंझला कर कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये उसका डिसीजन था कि वो तुमसे दोस्ती करे, ये उसका डिसीजन था कि वो तुमसे दूर गई। अब इससे बाहर निकलो नहीं तो तुम मेंटली यहीं फंसी रहोगी। याद है तुमने उसके लास्ट वर्ड क्या बताए थे? यही ना कि उसने कहा था कि तुम हमेशा स्माइल करती रहो। उसकी बातें सुन सायु और जोर जोर से रोने लगती है। फिर योशिदा उसे अपना रुमाल देता है। इधर ओजीवारा देखता है कि ये अभी तक नहीं आए। इधर दोनों उसी बेंच के पास बैठे थे और सायु योशिदा को थैंक्स कहती है उसके साथ यहाँ भी आने के लिए। तभी वो उठती है और एक तेज हवा का झोंका आके उसे लगता है। फिर सायु स्माइल करते हुए कहती है मैं तुमसे फिर मिलूंगी यूको। तब ये दोनों नीचे आ रहे होते हैं और सायु कहती है मैं तुम्हें दूसरी रुमाल दे दूंगी। योशिदा कहता है उसकी जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? सायु कहती है कि हाँ, और एक लंबी सांस लेके कहती है अब टाइम है मॉम को फेस करने का। फिर दोनों कार के पास आते हैं। फिर ये लोग ओजीवारा हाउस पहुंचते हैं। अंदर आने पे सायु की मॉम उसे देखते ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि कहाँ थी तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे हैं। तभी ओजीवारा कहता है मॉम, हमारे साथ एक गेस्ट भी है। फिर योशिदा के बारे में बताता है कि ये योशिदा है, इसने हमारी सायु का ख्याल रखा। उसकी मॉम वहाँ से बिना कुछ कहे अंदर चली जाती हैं। ओजीवारा अंदर जाता है और फिर दोनों को भी अंदर आने के लिए कहता है। और अब ये लोग सभी टेबल पे बैठे थे और सायु की मॉम कहती हैं आखिर भाग के तुम क्या साबित करना चाहती थी? यहाँ रह के तुमने जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी करी थी वो कम नहीं थे? सायु कहती है तुम कोशिश भी नहीं कर रही मुझे समझने का।
उसकी मॉम कहती हैं क्या समझने का, तुम क्या सोचती हो, कैसे पता चलेगा, तुम तो कुछ बोलती भी नहीं। सायू पूछती है कि तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या बोला था जिस वजह से मैं घर से गई। सायू की मॉम कहती है नहीं मुझे याद नहीं। सायू कहती है मुझे पता था, तुम वैसा कुछ बोल देती हो जो तुम्हें भी याद नहीं रहता और उससे दूसरों को कितना हर्ट होता है और ना ही तुम समझने की कोई चीज कोशिश करती हो। सायू की मॉम कहती हैं कि तुम्हें घर आए 5 मिनट भी नहीं हुआ और अभी से तुम कंप्लेन करने लगी, तो क्या तुम इसलिए भागी थी ताकि हमें भी हर्ट कर सको। सायू कहती है कि नहीं, मैं इसलिए भागी ताकि मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, उस मॉम से जो मेरी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाई, जिसे लग रहा था कि मैंने अपनी इकलौती फ्रेंड को मारा है। उस मॉम से दूर जाना चाहती थी जो मुझे समझने की कोशिश के बजाय मुझ पे ही आरोप लगा रही थी। सायू की मॉम कहती हैं तो तुम्हें इससे क्या लगा, तुम्हें भागने से क्या हासिल हो जाएगा। योशिदा मन में ही कह रहा होता है कि शायद उसके पास यही चॉइस बची हो। फिर सायू की मॉम योशिदा की तरफ देखकर कहती हैं तुम फिर एक स्ट्रेंजर के घर रही, इतना ही नहीं उसे यहाँ तक ले आई और मुझे कितना एम्बेरस करोगी तुम। सायू कहती है योशिदा यहाँ मेरे लिए आया है। सायू की मॉम योशिदा से कहती हैं कि तुम हमारे फैमिली का पार्ट नहीं हो, इसलिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ओजीवारा कहता है मॉम ये काफी रूड है। सायू की मॉम कहती हैं तुम चुप रहो। फिर वो योशिदा से कहती हैं कि तुमने सायू को अपने घर रखा, ये कानून के खिलाफ है, जिसे तुम एक क्रिमिनल के अलावा और कुछ नहीं हो। इससे सायू गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि मैं जिनकी केयर करती हूँ तुम हमेशा उनसे रूडली बात करती हो, उनकी इंसल्ट करती हो बिना उनकी बातें सुने, और तुम्हारी यही बातें मैं हेट करती हूँ। योशिदा ने मेरी केयर की, जो मैं करती थी गलत था और ये योशिदा ने मुझे समझाया और मुझे रहने दिया, वो बिना किसी स्वार्थ के। उसने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, ना कि तुम्हारी तरह। उसकी मॉम भी फिर गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं मैं कभी नहीं समझ में आएगा कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था, तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है, मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। उसकी बातें सुन सायू रोने लगती है और योशिदा पास रखी ग्लास को हाथ में उठा के सोचता है मैं क्या करूं। फिर उसमें की जूस पी के मन में कहता है मैं ये ग्लास फेंक के ही मारने वाला था। फिर वो शांति से कहता है कि अगर एक पेरेंट्स को बच्चा कैसा हो ये चुनने की पावर नहीं है, तो एक बच्चे को भी उसके पेरेंट्स कैसे होंगे ये उसे चूज करने की पावर नहीं होती। तो अब जो सायू की मदर बनना था वो तुम बन गई, और एक बच्चे को नहीं पता कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के बिना बड़ा होगा। तो तुम्हें अगर सायू की परवाह नहीं है तो उसे मैं रखना चाहूंगा जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वैसे भी किसी के पास ये अधिकार नहीं है जो सायू को पाले पोसे सिवाय तुम्हारे। फिर वो अपने घुटनों पे आके बैठ जाता है और कहता है प्लीज सायू की देखभाल करो जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। सायू की मॉम हैरान थी ये देख के कि आखिर एक स्ट्रेंजर ये क्यों कर रहा है। अभी ओजीवारा भी झुक के कहता है कि मॉम मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है, और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है चले जाओ दोनों यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ अभी के अभी। ओजीवारा मॉम को काम करते हुए कहता है योशिदा क्या तुम सायू को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाओगे। और अब ये दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं और योशिदा की आंखों में आंसू है देख सायू पूछती है क्या हुआ। योशिदा कहता है कि जब मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी मुझे लगा तुम्हारी मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती, जब उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था तो मुझे रियलाइज हुआ कि जितना मैं सोचता था ये उससे भी बेकार था। सायू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी गुस्सा होने ही वाली थी पर तुम पहले हो गए। फिर वो भी रोने लगती है। फिर कहती है कि जब तुमने मॉम से रिक्वेस्ट करी मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा और मैं अब तुम्हारे बिना भी अपना ख्याल रख पाऊंगी, तो चिंता मत करना। योशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपनी पूरी कोशिश करना। अब यहाँ ओजीवारा आता है। सायू पूछती है क्या कहा मॉम ने। ओजीवारा कहता है कि मॉम ने कहा तुम यहाँ रह सकती हो ग्रेजुएशन तक, और जब तक तुम उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ओजीवारा कहता है योशिदा के झुक के रिक्वेस्ट करने से मॉम फ्रस्ट्रेट जरूर हुई थी पर उसका असर उन पे हुआ है, थैंक्स योशिदा। योशिदा कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक एडल्ट को हम सुधार नहीं सकते क्योंकि वो एक पके हुए बांस की तरह होते हैं, उनसे बस रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। ओजीवारा योशिदा से कहता है कि तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। योशिदा कहता है ठीक है, पर उससे पहले क्या मैं तुम्हारी मॉम से एक बार बात कर सकता हूँ। ओजीवारा कहता है ठीक है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ योशिदा उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। सायू की मॉम कहती हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उससे पूछती हैं कि तुमने सायू के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। योशिदा कहता है नहीं। सायू की मॉम पूछती हैं फिर तुमने सायू के लिए इतना कुछ क्यों किया। योशिदा कहता है शायद क्योंकि मैं उससे उस दिन उस मोमेंट पे मिला, यही रीज़न था। सायू की मॉम खड़ी होते हुए कहती हैं कि मैं सायू से बात करके डिसाइड करूंगी उसके फ्यूचर के बारे में, और तुम कल सुबह टोक्यो चले जाना। योशिदा कहता है हाँ। फिर वो बाहर आकर देखता है तो सायू और उसका भाई सीढ़ियों से आ रहे होते हैं और सायू कहती है अब मेरी बारी है। अंदर जाते हैं सायू घुटने पे आके माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। दरअसल मेरे अंदर पहले से ही आपको लेके फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए मैं घर छोड़ के गई और इस वजह से आपको और भाई को और प्रॉब्लम्स हुए, मुझे माफ़ कर दो। सायू की मॉम कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, पर मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब से तुमसे रूडली बिहेव करने लगी। जो उसने कहा मुझे उससे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट हूँ।
सायु भी इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ। सायु की मॉम जाते हुए कहती हैं कि तुम एक बार ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो करना। उसकी मॉम का जाने के बाद सायु कहती है थैंक्स मॉम। इसके बाद वो बाहर आती है और योशिदा से कहती है आज पहली बार मेरी मॉम से शांति से मेरी बात हुई। योशिदा उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। फिर वो अपने रूम में आता है और कहता है फाइनली मेरा काम खत्म हुआ, और सोने जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सायु उसके रूम में आती है और उसे बेड पे ज्वाइन करने के लिए पूछती है। योशिदा कहता है कि तुमने टोक्यो में भी यही कहा था। सायु कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल रख लूंगी, पर मुझे नहीं लगता। योशिदा कहता है कि हे अब तुम्हारे साथ सब ठीक हो गया है। सायु से पूछती है कि ये लास्ट नाइट है, तो क्या तुम कुछ ऐसा नहीं करना चाहोगे जिससे तुम मुझे भूलो ना। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक लड़का लड़की जो ना ही लवर है और ना ही फैमिली मेंबर, साथ में लगभग उन्होंने आधा साल बिताया है, तो ये मेरे लिए भूलने वाली बात नहीं है। सायु रोते हुए उसे हक करती है और योशिदा कहता है तुम तो बिल्कुल क्राई बेबी हो। सीन शिफ्ट होता है सुबह। जल्दी उठ के योशिदा सायु को सोते हुए देख रहा था। फिर ये सभी ओजीवाड़ा के साथ एयरपोर्ट निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुंच ओजीवाड़ा कहता है कि मुझे योशिदा से कुछ अकेले में बात करना है। फिर वो योशिदा को लिफाफे में कुछ पैसे करके दे रहा होता है, पर योशिदा उसे लेने से मना करता है और कहता है तुमने टिकट कराए थे, इतना बहुत है। पर ओजीवाड़ा जबरदस्ती करता है तो योशिदा कहता है कि इन पैसों से तुम सायु के लिए नए कपड़े ले लेना। ओजीवाड़ा फिर योशिदा के फीलिंग्स समझता है और उससे पूछता है कि तुम सायु से प्यार करते हो ना। योशिदा कहता है कि ना, मुझे सिर्फ बड़ी लड़कियां पसंद है। इसका तो पूरे सीजन यही डायलॉग रहा है। खैर ओजीवाड़ा फिर उससे कहता है थैंक्स योशिदा, अगर तुम उस दिन पीकर घर देर से नहीं जाते तो शायद सायु तुमसे नहीं मिलती। योशिदा कहता है हाँ, वो मेरे लिए भी लकी मोमेंट था। फिर वो उसे गुड लक कह के निकल जाता है। आगे टर्मिनल गेट पे उसे सायु मिलती है। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखे थे जिसमें वो योशिदा से मिली थी। सायु कहती है मुझे खुशी है कि मैं घर से भागी क्योंकि मैं तुमसे मिली योशिदा। और यहाँ सायु अपने प्यार का इजहार योशिदा से करती है। योशिदा कहता है क्या तुम सीरियस हो, मैंने तुमसे कहा था ना। सायु कहती है हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है, तो क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा चांस है। योशिदा हंसते हुए कहता है हाँ, पर तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो मेरी यादों को एक बॉक्स में डालो और उसे गंगा में बहा दो। सायु कहती है कि तुम्हारी यादें इतनी ज़्यादा हैं वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो किसी बॉक्स में क्या ही आएंगी। फिर योशिदा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वादा करो कि हम फिर से मिलेंगे। योशिदा कहता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद वो निकल पड़ता है अपनी फ्लाइट पकड़ने और सायु अपने भाई के पास आके कहती है मैंने वो सब कह दिया जो कहना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर आ गया था और वो अपनी शर्ट को देखता है जिससे सायु आयरन करके रखा करती थी। फिर उसे टेबल पे सायु की लिखी रेसिपी वाली नोटबुक भी दिखती है। वो उसे देख के कहता है कि मैं तो बिना देखे भी बना सकता हूँ। फिर वो मिसो सूप बना के टेस्ट करता है और कहता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो बनाया करती थी, और रोते हुए कहता है मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। अब 2 साल बीत जाते हैं सायु को गए। योशिदा अपने उसी ऑफिस में काम करता है। उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं की है। मिशिमा उसके पास प्रोजेक्ट लेके आती है और वो अब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। योशिदा कहता है तुमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और उसे इनकरेज करता है। मिशिमा कहती है थैंक्स, ये सब तुमने ही तो सिखाया है। तभी आईडी यहाँ आती है और सभी को डिनर पार्टी पे आने के लिए कहती है जो उसने रखा है मिशिमा को प्रोजेक्ट लीडर बनने पे, और योशिदा मना करता है कि उसे आज कहीं जाना है। आईडी कहती है ठीक है, तो तुम कभी फिर चलना, और मिशिमा कहते हुए चली जाती है कि तुम फिर से किसी को छुप कर डेट तो नहीं कर रहे। योशिदा उसकी बातों से कंफ्यूज था। घर आते समय वो आसामी से बात कर रहा होता है जिसने उसे अपने लिखे नोवेल को पढ़ने के लिए बुलाया था। तभी उसे उसी रास्ते उसी लैंप लाइट के नीचे उसी ड्रेस में सायु बैठी हुई दिखती है। योशिदा उसके पास आके पूछता है ओए, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। सायु कहती है मेरे पास घर तो है पर वो काफ़ी दूर है, तो आज रात मुझे अपने घर रहने दो मिस्टर।